गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस। आई एम आकाश डागा और आज हम चैप्टर नंबर 11 में ऑडिट एंगेजमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट वाले टॉपिक के साथ रिवीजन स्टार्ट करेंगे। उसमें ऑडिट एंगेजमेंट इन्वॉल्व करता है। पहले तो देखो इधर क्या बताया, ऑडिट एंगेजमेंट एंड टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। ऑडिट एंगेजमेंट इन्वॉल्व क्या करता है कि आप ऑडिटर को एंगेज करते हो और ऑडिटर को एंगेज कौन कर रहा है, इधर क्लाइंट एंगेज करता है ऑडिटर को। किसके लिए? मेन पर्पस क्या है? फॉर द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स में मैटर्स आते हैं जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑडिट का, स्कोप क्या होता है फाइनेंशियल ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या रहती है ऑडिटर की, मैनेजमेंट की क्या रहती है, फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ applicable financial reporting framework for preparation of financial statements and reference to the expected form and content of report to be issued by the auditor। ठीक है, अभी मतलब इसमें मेन अपने को देखना है कि भाई ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, मैनेजमेंट की क्या है, फिर ऑडिट का स्कोप क्या है अपना, फिर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कौन सा है। जैसे कंपनीज के केस में मैंने बताया ना, कंपनीज एक्ट है, तो ऐसे दूसरा कोई मतलब और भी बहुत सारे एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होते हैं जो डिफरेंट डिफरेंट रिस्पेक्टिव एंटिटीज को लगते हैं। तो हमारे आइडेंटिफाई करना क्या एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है, वो भी मतलब टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में आता है। अभी एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट इन डिटेल हम देखेंगे। इसमें क्या है कि ऐसे 210 है, इधर कौन सा ऐसे अपना 210, ये चैप्टर का फर्स्ट ऐसे कौन सा है, ऐसे 210। ऐसे 210 क्या बोलता है, वो बोलता है कि जो ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो डील करता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है in agreeing the terms of audit engagement and with the management and where appropriate those charged with governance. This includes establishing that certain preconditions for an audit responsibility for which rests with the management and where appropriate those charged with governance are present। देखो इधर क्या बताया कि भाई ऐसे 210 डील किसके साथ करता है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अभी ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है पर किसके संदर्भ में, किसके कॉन्टेक्स्ट में, प्री कंडीशंस ऑफ ऑडिट के। ओके, अब ये प्री कंडीशंस क्या होती है ना, वो हम आगे देखेंगे, पर प्री कंडीशंस मतलब अपना वर्ड, उसका एक्चुअल मीनिंग क्या है कि भाई बोलते हैं ना कंडीशंस, शर्तें कि ये होनी चाहिए तो आगे मैं एंगेजमेंट कंटिन्यू करूंगा, वैसा वाला कि भाई ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है प्री कंडीशंस के लिए। और प्री कंडीशंस सही है, मतलब प्री कंडीशंस एग्जिस्ट कर रही है, वो शर्तें वो मान रहे हैं, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास है, अपने मैनेजमेंट के पास। एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोज चार्ज विद गवर्नेंस। अभी दोज चार्ज विद गवर्नेंस इन डिटेल अभी हम आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, पर इतना ध्यान रख लो कि दोज चार्ज विद गवर्नेंस का मतलब अभी सिंपल टर्म्स में बोलूं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बीओडी आपके। ठीक है, तो कहीं पे भी अभी इनिशियली दो साइड विद गवर्नेंस वर्ड आता है ना, तो आप उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ समझेंगे। और जो इधर क्या बताया है कि भाई प्री कंडीशंस की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, प्री कंडीशंस किसको एस्टेब्लिश करने रहते हैं, किसको वो ध्यान रखना पड़ता है कि प्री कंडीशंस है कि नहीं, मैनेजमेंट और दोस्त विद गवर्नेंस। और मैनेजमेंट और दोस्त विद गवर्नेंस ने प्री कंडीशंस फॉलो की है, एक्सेप्ट की है कि नहीं, इसका ध्यान कौन रखेगा, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन रखेगा, अपना बंदा प्यारा वाला ऑडिटर। ओके, तो ऐसे 210 क्या बोलता है कि भाई ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है इन एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोस आर विद गवर्नेंस। वो इंक्लूड करता है एस्टैब्लिशिंग सर्टेन प्रीकंडीशंस फॉर एन ऑडिट, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके पास रहती है, मैनेजमेंट के साथ, और वेयर एप्रोप्रिएट दोस आर विद गवर्नेंस। ठीक है, तो देखो सिंपल करक्स बात करें तो ऐसे 210 बोलते हैं ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद रिस्पेक्ट टू प्री कंडीशंस, और प्री कंडीशंस मैनेजमेंट और दो चार गवर्नेंस ने फॉलो किए हैं कि नहीं, प्रेजेंट है कि नहीं, वो लोग ध्यान रखेंगे। ठीक है, और हमें ये ध्यान रखना है कि वो लोगों ने इसका ध्यान रखा है कि नहीं, मतलब मैनेजमेंट और दो सर्जित गवर्नेंस प्री कंडीशंस के बारे में सोचेंगे, उसका ध्यान रखेंगे, उसको फॉलो करेंगे। और हमें ध्यान रखना है कि भाई वो अपना काम सही से कर रहे हैं कि नहीं, वो प्री कंडीशंस प्रेजेंट है कि नहीं, उसका ध्यान रख रहे हैं कि नहीं। ठीक है, तो भाई ऑब्जेक्टिव क्या है इधर, is to accept
or continue an audit engagement only when the basis upon which is to be performed has been agreed. ठीक है, देखो मेन ऑब्जेक्टिव, हर एक जो भी आप ऐसे देखोगे ना ऑडिट में, उसमें ना ऑब्जेक्टिव वाला पार्ट आएगा, तो है ना इम्पोर्टेंट है वो पॉइंट, ऑब्जेक्टिव वाले सारे पॉइंट्स अपने को अच्छे से समझने और अच्छे से याद करने हैं, ठीक है। तो ऐसे 210 का ऑब्जेक्टिव, ऐसे 210 क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव क्या है ऑडिटर का, कि भाई एक्सेप्ट करो या कंटिन्यू करो एन ऑडिट एंगेजमेंट। हमने पढ़ा है ना लॉ में कि ऑडिटर टर्म के लिए, एक पर्टिकुलर टर्म के लिए अपॉइंट होता है, और या तो फिर न्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हैं तो फर्स्ट ईयर होगा उसका। तो जब वो टर्म के लिए अपॉइंट होता है, वो टर्म मतलब 5 इयर्स हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, कम भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस। तो मतलब जो उसका टर्म है जो 5 इयर्स का है, उसमें अगर वो पहले अगर वो ऑडिटर फर्स्ट ईयर में ऑडिट कर चुका है, तो नेक्स्ट ईयर में वो ऑडिट करने जाएगा जब सेकेंड ईयर में, तो तब उसको ध्यान रखना है कि भाई ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने से पहले ये जो भी ऐसे 210 की बातें हैं वो फॉलो होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 210 क्या बोलते हैं, ऑडिटर की ऑब्जेक्टिव क्या है, when in respect to SA 210 is to accept और continue audit engagement, मतलब audit engagement को accept करने का मतलब, अगर न्यू एंगेजमेंट है, फ्रेश ऑडिट एंगेजमेंट है, उसको या तो एक्सेप्ट करोगे, या तो अगर एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट है तो कंटिन्यू करने वाली बात आएगी, ठीक है। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या है, एक्सेप्ट और कंटिन्यू करने का ऑडिट एंगेजमेंट, कब, तभी जब बेसिस अपॉन विच इज टू बी परफॉर्म्ड हैज बीन अग्रीड, मतलब जो बेस पे, जिस मतलब मेन जो बोलते हैं ना क्रक्स, जिस पे आप काम करने वाले हो, जो बेसिस मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, तो ही एंगेजमेंट एक्सेप्ट करना है, वैसा समथिंग कि जो बेसिस पे आपने एंगेजमेंट की नींव रखी है, मतलब जैसे पर्टिकुलरली डिसाइडेड है कि मैं प्री कंडीशंस के बारे में देखूंगा, और ऑडिटर और मैनेजमेंट और दो साजिद गवर्नेंस की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, मतलब कॉमन अंडरस्टैंडिंग है उनकी पर्टिकुलर पॉइंट्स के बारे में, या टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में, तो ही मैं ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट या कंटिन्यू करूंगा। मतलब सिंपल बोला है कि भाई कि जो मैनेजमेंट है ना, एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस है, TCWG लिखेंगे, ठीक है, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, वो लोग की प्लस ऑडिटर की आपस में बनती है, मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है रिगार्डिंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ओके। और क्या पता है पहले कि भाई देखना देखिएगा कि वो प्री कंडीशंस जो हमने ऊपर बात की, प्री कंडीशंस की, वो प्रेजेंट है कि नहीं। अभी प्री कंडीशंस इन डिटेल में हम आगे देखेंगे, पर ऑब्जेक्टिव मेन यही है ऐसे 210 का, ऐसे 210 के हिसाब से ऑडिटर का, कि भाई प्री कंडीशंस है कि नहीं वो देखना। दूसरा पॉइंट कि भाई म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग बैठ रही है कि नहीं विद मैनेजमेंट एंड दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, ओके, रिगार्डिंग व्हाट, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। और टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है ऊपर मैंने बताया, पर फिर भी एक और बार रिपीट करते हैं, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें आती है। देखो टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में आता है ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ऑब्जेक्टिव क्या है, स्कोप क्या है ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है ऑडिटर की, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज मैनेजमेंट की, फिर आइडेंटिफाई करना है अपने को AFRF, ठीक है, और रेफरेंस देना है टू एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट्स ऑफ रिपोर्ट टू बी इशूड बाय ऑडिटर। तो ये 6 चीजें अपने को टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में देखनी है। अभी देखनी है कि भाई ये टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट के बारे में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि नहीं विद मैनेजमेंट एंड दो सजेस्ट गवर्नेंस एंड ऑडिटर, ठीक है। और प्री कंडीशंस वाला पॉइंट देखा। अभी प्री कंडीशंस एक्चुअली में होती क्या है वो अपने को देखनी है। भाई प्री कंडीशंस क्या है ऑडिट की, इतनी प्री कंडीशंस की बात कर ली, व्हाट इज प्री कंडीशंस, प्री कंडीशंस क्या है, ऐसे 210 बोलता है अग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, preconditions for an audit may be defined as the use by management of an acceptable financial reporting framework in the preparation of financial statements and the agreement of management and where appropriate those such as governance to the premise on which an audit is conducted। मतलब preconditions वो conditions होती है जो मैनेजमेंट यूज करता है for of an acceptable financial reporting framework in the preparation of financial statements। यार मतलब प्री कंडीशन जैसे सिंपल हो गया कि भाई मैनेजमेंट ने कंपनीज एक्ट का शेड्यूल 3 है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर किए कि नहीं,
दिस इज व्हाट, दिस इज प्री कंडीशन। जैसे प्री कंडीशन क्या है, इधर बताया कि एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से मैनेजमेंट काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अभी एएफआरएफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो है वो बोलता है कि उसमें कंपनीज एक्ट क्या बोलता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स शेड्यूल 3 के हिसाब से बनने चाहिए कंपनीज के, है ना। हमने देखा है ना, अभी अपने को देखना है कि भाई प्री कंडीशन ये है कि भाई जो मैनेजमेंट है उसने प्री कंडीशंस के हिसाब से काम किया है कि नहीं। उसने प्री कंडीशन मतलब एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो शेड्यूल 3 बोलता है उसके हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए हैं कि नहीं, वो ये देखना है। तो ठीक है, ये क्या हो गई, प्री कंडीशन होगी। एंड द अग्रीमेंट ऑफ द मैनेजमेंट टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। और मैनेजमेंट अग्री कर रहा है, क्या कर रहा है, इंपॉर्टेंट है, मैनेजमेंट क्या कर रहा है, अग्री कर रहा है टू द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड। मतलब जो बेसिस पे, प्रीमाइस मतलब जो बेसिस पे, जो बोलते हैं ना बेस पे जो आप ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो वो मैनेजमेंट अग्री कर रहा है। मतलब मैनेजमेंट उसमें आनाकानी नहीं कर रहा है, मैनेजमेंट टांग नहीं अड़ा रहा है, मैनेजमेंट डिसअग्री नहीं कर रहा है, ठीक है। तो पहली बात प्री कंडीशंस क्या देखी, प्री कंडीशंस ये होती है कि भाई जो मैनेजमेंट क्या कर रहा है, यूज कर रहा है किसका, एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क का, जो किसके लिए, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, ठीक है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि भाई मैनेजमेंट अग्री कर रहा है किसके लिए, बेसिस के लिए, जो प्रीमाइस है, जो बेस है जिस पे ऑडिट कंडक्ट हो रहा है उस पे, ठीक है। तो मतलब म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग है। तो प्री कंडीशंस में दो चीजें देखी हमने, मैनेजमेंट यूज कर रहा है एएफआरएफ को फॉर प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और दूसरा एग्री कर रहा है द प्रीमाइस ऑन विच ऑडिट इज कंडक्टेड, ठीक है। अभी ये प्री कंडीशन देखी, अभी एस्टेब्लिश करना कि भाई वेदर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिट आर प्रेजेंट, ऑडिटर क्या चीज करेगा। तो इधर बताया है कि भाई इतनी जो भी नीचे वाला पैराग्राफ बताएंगे ना वो चीजें ऑडिटर को देखनी है कि भाई प्री कंडीशंस प्रेजेंट है कि नहीं, है ना। हमने ऊपर बात की ना कि भाई प्री कंडीशंस का ध्यान मैनेजमेंट और वेर एप्रोप्रिएट, दोस्त वेर एप्रोप्रिएट मतलब कहीं पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं कहीं पे नहीं होते हैं। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मतलब दोस्त विद गवर्नेंस के लिए बोला इधर कि भाई वेर एप्रोप्रिएट दोस्त विद गवर्नेंस। तो मैनेजमेंट या दोस्त विद गवर्नेंस प्री कंडीशंस का ध्यान रख रहे हैं कि नहीं, इसका अपने को ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी ऐसे 210 के हिसाब से। पर ऐसे 210 पहले अपने को बताता है प्री कंडीशंस क्या होती है, तो प्री कंडीशंस अपने देखी। फिर अब उसके बाद आता है कि भाई अब ऑडिटर मेन जो अपना क्रक्स वाला टॉपिक है ना ये वाला, ये इसमें ऑडिटर क्या कर रहा है, मतलब कैसे ध्यान रख रहा है कि भाई मैनेजमेंट और दोस्त विद गवर्नेंस वेर एप्रोप्रिएट प्री कंडीशंस फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। देखो इधर बताया कि भाई ऑडिटर कैसे ध्यान रखेगा, डिटरमाइन करेगा वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इज एक्सेप्टेबल। मतलब जो मेन बेस तो यही है कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जिसके हिसाब से वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर रहे थे, जो हम प्री कंडीशंस की बात करते हैं वो एक्सेप्टेबल है कि नहीं। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क की पहली बात तो ये है ना, एक्सेप्टेबल होना चाहिए। कोई दूसरा मतलब अगर कंपनीज है और एकदम सोल प्रोप्राइटर की तरह टी फॉर्मेट में बैलेंस शीट बना रही है और ट्रेडिंग और पीएनएल बना रही है, अलग अलग टी फॉर्मेट में सारी चीजें कर रही है, भाई ये एक्सेप्टेबल नहीं है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो ये फॉलो कर रहे हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है ना। कंपनीज एक्ट तो शेड्यूल 3 बोलता है, तो कंपनीज एक्ट वाला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क तो रखो। फिर ऑब्टेन करना है अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट दैट कि भाई वो एक्नॉलेज करता है और अंडरस्टैंड करता है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। वापस क्या करना है भाई, ऑब्टेन करना है अग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट से एक अग्रीमेंट लेना है। किसके बारे में अग्रीमेंट करना है, मतलब समझना है, मतलब बोलते हैं पेपर में हो सकता है कि वो है कि अपने को अग्रीमेंट लेना इन द सेंस कि लिखित लेना है उनसे कि भाई वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अंडरस्टैंड करते हैं और साथ में एक्नोलेज भी करते हैं। मतलब मैं मानता हूं और मैं बता भी रहा हूं, मैं एक्नोलेज भी कर रहा हूं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज विद रिस्पेक्ट टू प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, ठीक है। अभी मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, किसके लिए वो अग्रीमेंट करेंगे और एक्नोलेज करेंगे वो देखते हैं। क्या भाई, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इंक्लूडिंग वेयर रिलेवेंट देयर फेयर प्रेजेंटेशन। क्या बताया कि भाई वो प्रिपरेशन के बारे में रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट करते हैं अपनी और एक्नोलेज करते हैं, और साथ साथ में उसके प्रेजेंटेशन के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट और एक्नोलेज करता है। वापस क्या कि भाई मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन के लिए अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको एक्सेप्ट और एक्नोलेज कर रहा है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है,
for such internal controls as management considers necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement whether due to fraud or error. और वो इंटरनल कंट्रोल के रिलेटेड जो इंश्योर करते हैं, मैनेजमेंट कंसिडर करते हैं नेसेसरी है कि वो अनेबल करेगा फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एंड प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। हमने आगे बात की थी ना इंटरनल कंट्रोल के बारे में, मतलब वो एक एग्जांपल दिखा था जहां पे जो परचेज था वो वेरीफाई होके आना था उसका बिल, फिर उसके बाद ही हम रिकॉर्ड करते हैं, मतलब ऑथेंटिकेटेड होना चाहिए। वैसे ही मतलब जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हो ना, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का ऊपर जो इंटरनल कंट्रोल एप्लीकेबल है ना, वो अनेबल होना चाहिए। अनेबल मतलब काम करना चाहिए, है ना, डिसेबल नहीं होना चाहिए। जो इंटरनल कंट्रोल है, जो भी कंपनी के पॉलिसीज है अंदर की कंट्रोल्स की, कि कैसे कोई चीज ऑथेंटिकेट होगी या कैसे कोई चीज को कंफर्मेशन मिलेगा, वो सारी जो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल की बातें हैं वो एनेबल होनी चाहिए, वो डिसेबल नहीं होनी चाहिए। वो जो है ना, वो बोलते हैं ना, मतलब एप्लीकेबल होनी चाहिए, वो टिक मार्क में ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब सही से काम करते हुए होने चाहिए, ताकि वो प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, वो सही से हो पाए। ओके, तो दो दो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इधर मैनेजमेंट की। सबसे पहली भाई वो प्रिपेयर और प्रेजेंट करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही से, ठीक है। दूसरी क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो ध्यान रखेगा कि जो इंटरनल कंट्रोल है ना कंपनी का, वो एनेबल हो। किसके लिए एनेबल हो, किसके लिए काम करना चाहिए, प्रिपरेशन के लिए फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और कैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भाई, दैट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। फ्री मतलब जिसमें कोई भी मटेरियल मिसस्टेटमेंट, मटेरियल मतलब सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत सिग्निफिकेंट मिसस्टेटमेंट ना हो। मिसस्टेटमेंट मतलब गलत स्टेटमेंट ना हो, चाहे वो फ्रॉड की वजह से गलत स्टेटमेंट हो सकता था या एरर की वजह से। तो इंटरनल कंट्रोल एनेबल करने का पर्पस ये है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है ना कंपनी के, वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो, ठीक है। एमएम मतलब मटेरियल मिसस्टेटमेंट, चाहे वो फ्रॉड की वजह से हो सकती है या एरर की वजह से हो सकती है। ओके, तो ये मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई। अभी तीसरा पॉइंट क्या बोलता है कि भाई वो प्रोवाइड करे ऑडिटर को, क्या वो ऑडिटर को दे, क्या चीजें दे, access to all information of which management is aware that is relevant to the preparation of financial statements such as records, documents and other matters। क्या भाई वो मैनेजमेंट ऑडिटर को एक्सेस प्रोवाइड करे, है ना, उसको प्रोवाइड करे एक्सेस, कि भाई एक्सेस कर सकता है, यूज कर सकता है इंफॉर्मेशन जो मैनेजमेंट अवेयर है, जो मैनेजमेंट को भी पता है कि प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के रिलेवेंट में है, जैसे कि रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और अदर मैटर्स। ओके, मतलब जो मैनेजमेंट को वो सारी इंफॉर्मेशन, रिलेवेंट इंफॉर्मेशन जो प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में चाहिए रही थी, जैसे कि रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और अदर मैटर्स हो गए, वो सारे इंफॉर्मेशन का एक्सेस अपने को ऑडिटर को देना है, ये मैनेजमेंट को ध्यान रखना है। फिर दूसरी चीज कि भाई एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर रिक्वेस्ट कर सकता है फ्रॉम द मैनेजमेंट फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। भाई कई बार जो मैनेजमेंट ने चीजें बताई है उसके अलावा भी तो हम एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं ना। ऐसे केसेस बन सकते हैं जहां पे हम एडिशनल इंफॉर्मेशन भी मांग रहे हैं। जैसे अभी मैनेजमेंट ने मुझे सारे परचेस के रिकॉर्ड्स दिखा दिए, अभी मैं इन्वेंट्री वैल्यूएशन मैनेजमेंट ने किया तब मैं प्रेजेंट था, वो भी देख लिया मैंने। अभी मैं क्रेडिटर्स से कंफर्मेशन लेने के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन मांग रहा हूँ क्रेडिटर्स की, हो सकता है ना भाई, मांग सकता हूँ, जो क्योंकि रिलेवेंट है मेरे काम के लिए। तो जो भी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो ऑडिटर मांगेगा ना, मैनेजमेंट को वो भी प्रोवाइड करनी होगी, ठीक है। अभी थर्ड पॉइंट क्या है कि अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। अनरिस्ट्रिक्टेड मतलब कोई भी रिस्ट्रिक्शन, कोई भी आपको बोलते हैं ना बैरियर क्रिएट नहीं करना है, रिस्ट्रिक्शन के बिना अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है उन लोगों का जो एंटिटी में है, फ्रॉम whom the auditor determines it necessary to obtain audit evidence। मतलब उन लोगों को अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देना है जो ऑडिटर को लगता है कि जरूरी है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए। जैसे एग्जांपल लेते हैं कि कंपनी में है ना कई बार इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट होता है, तो वहां पे कंपनी इंटरनल ऑडिटर अपॉइंट करती है। तो इंटरनल ऑडिटर क्या करता है, वो कंपनी का इंटरनल कंट्रोल जो हमने देखा ना ऊपर की ऑथेंटिकेशन वाला और सही से काम एक्चुअली हो रहा है कि नहीं, वो इंटरनल कंट्रोल में आता है। तो वो काम सही से हो रहा है कि नहीं वो इंटरनल ऑडिटर चेक करता है। इंटरनल ऑडिटर काम
क्या देखता है कि भाई इंटरनल कंट्रोल काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। और दूसरी बहुत सारी पॉलिसीज के बारे में देखता है ऑडिटर की सारे एथिकल और जो भी कंप्लायंसेस है उसके साथ कंप्लाई करती है कि नहीं। मतलब एक कंपनी का बोलते हैं ना अच्छा खासा पर्सनल ऑडिटर बन जाते हैं इंटरनली। तो अभी जब स्टैट्यूटरी ऑडिटर जब ऑडिट करने जाता है ना, तो स्टैट्यूटरी ऑडिटर को इंटरनल ऑडिटर की भी हेल्प लग सकती है। तो वो इंटरनल ऑडिटर से हेल्प मांगने का एक्सेस अनरिस्ट्रिक्टेड नहीं होना चाहिए। मतलब जो इंटरनल ऑडिटर है उससे मैं बेझिझक विदाउट एनी रिस्ट्रिक्शन मैं हेल्प ले सकता हूँ, उससे उससे एक्सेस ले सकता हूँ। मतलब उससे काम निकलवाने जो भी काम है, मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए मैं उससे ले सकता हूँ। तो अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस है किनका, उन लोगों का जो ऑडिटर को लगता है जरूरी है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। अभी देखो हमने इधर थर्ड पॉइंट में दो चीजें देखी भाई। सबसे पहले मैनेजमेंट खुद एक्सेस प्रोवाइड करेगा सारे इंफॉर्मेशन का जो मैनेजमेंट को पता है, जो मैनेजमेंट अवेयर है प्रिपरेशन में लगेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, जो उसको लगे थे जैसे कि रिकॉर्ड्स मैटर और डॉक्यूमेंट्स हो गए। और तीसरा एडिशनल इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड करेगा जो ऑडिटर को लगता है जरूरी है या जो ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से फॉर द पर्पस ऑफ ऑडिट। और तीसरा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो तीन चीजें, एक्सेस, एडिशनल एक्सेस टू ऑल इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा इधर कि भाई प्री कंडीशंस प्रेजेंट है कि नहीं, उसके लिए अपने क्या चीजें देखेंगे, दो चीजें देखेंगे। सबसे पहला भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एक्सेप्टेबल है कि नहीं, सबसे पहला ये काम देखेंगे करेंगे, ठीक है। दूसरी चीज कि भाई मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अग्री और एक्नोलेज दोनों कर रहा है कि नहीं, और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन सी है, प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और प्रेजेंट करना सही से, ठीक है, इन अकॉर्डेंस विद एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। दूसरा भाई इंटरनल कंट्रोल सही से काम कर रहा है कि नहीं जो एनेबल करेगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के प्रिपरेशन को फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। और तीसरा चीज मैनेजमेंट की तीसरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई वो ऑडिटर को दे सारी इंफॉर्मेशन का एक्सेस जो भी उसको जरूरत पड़ेगी फॉर द जो उसको जरूरत पड़ेगी जो मैनेजमेंट ने जिनका यूज किया था प्रिपरेशन में ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जैसे कि रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट्स और मैटर्स। फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन जो उससे रिक्वेस्ट करेगा मैनेजमेंट से। और तीसरा अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, किन लोगों का जो ऑडिटर कंसिडर करता है जरूरी है ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करने के लिए, ठीक है। अभी ये इतने पॉइंट्स देखे। अभी अग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, इसमें हम देखते हैं इधर क्या बताया है कि except in the cases where it is required under law to get account audited, for example in case of companies, audit is a matter of contract between auditor and client। क्या बताया है कि भाई एक्सेप्ट जहां पे ऑडिट मैंडेटरीली कंडक्ट करवाना पड़ता है, जैसे कि कंपनीज के केस में बात करते हैं अपने ऑडिट, उसके अलावा ऑडिट क्या है, मैटर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है ना। क्लाइंट ही तो ऑडिटर को कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट करेगा ना भाई इतने साल के लिए, हमने पढ़ा भी है। कंपनीज के केस में भी इवन तो शेयर होल्डर्स ही अपॉइंट करते हैं, तो वैसे दूसरे भी जितने भी केस जैसे पार्टनरशिप फॉर्म के केस में पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं, एलएलपी के केस में भी पार्टनर्स अपॉइंट करते हैं, सोल प्रोप्राइटर के केस में सोल प्रोप्राइटर वो खुद अपॉइंट करेगा। फिर जैसे मतलब जो ऑडिटर है ना वो कॉन्ट्रैक्ट, जो ऑडिट का है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है बिटवीन ऑडिटर एंड क्लाइंट। तो इट इज देयरफॉर इंपॉर्टेंट फॉर बोथ ऑडिटर एंड द क्लाइंट that each party should be clear about the nature of engagement. It must be reduced to writing and should exactly specify the scope of the work। क्या बताया इधर कि भाई ऑडिट जनरली एक्सेप्ट इन केस ऑफ कंपनीज कॉन्ट्रैक्ट रहता है किसके बीच में, क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में। तो भाई क्लाइंट और ऑडिटर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट रहता है। अभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट वाले में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, उसमें क्लियरली टर्म्स एस्टेब्लिश होने चाहिए। मतलब जो क्लाइंट है और ऑडिटर है वो कोई भी चीज को लेके सहमत हो, बोलते हैं ना अपनी असहमति ना दिखाए, मतलब जो चीजों के लिए वो अग्री कर रहे हैं वो सारे टर्म्स और कंडीशंस वो प्रेजेंट होने चाहिए एंगेजमेंट में, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट में प्रेजेंट होने चाहिए। ओके, मतलब स्कोप, जैसे कि अभी बताते हैं हम स्कोप ऑफ ऑडिट के बारे में। स्कोप मतलब क्या क्या चीजें ऑडिट में आएगी क्या क्या नहीं आएगी, हम फर्स्ट चैप्टर में भी स्कोप में चीजें पढ़ चुके हैं। तो जो भी स्कोप है वो भी क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, ठीक है, तो ताकि आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना रहे। इसलिए तो नेचर ऑफ एंगेजमेंट, फिर स्कोप क्या है, वो सारी चीजें कॉन्ट्रैक्ट में आनी चाहिए, जो उसको हम एंगेजमेंट लेटर बोलते हैं, वो सारी चीजें आनी चाहिए उसमें, ठीक है, फॉर द सेक कि भाई आगे जाके कोई भी कंफ्यूजन मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो।
और वो राइटिंग में होना चाहिए, इन रिटन फॉर्म में होना चाहिए, है ना। ओरल में रहेगा तो भी प्रूफ का नहीं बचता है, तो वे इसलिए हम प्रूफ एज एन एविडेंस एक्ट करें, इसलिए हम उसको राइटिंग में एग्जीक्यूट करेंगे। तो क्या बताया इधर कि भाई द ऑडिटर शेल अग्री द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद द मैनेजमेंट और दोज चार्ज विद गवर्नेंस एज एप्रोप्रिएट। द agreed terms of audit engagement shall be recorded in audit engagement letter or other suitable form of written agreement। सिंपल क्या बताए कि भाई ऑडिटर अग्री करना चाहिए विद द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दो सच विद गवर्नेंस रिगार्डिंग व्हाट टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। भाई टर्म्स क्या रहने वाली है ऑडिट एंगेजमेंट की, मैंने जो बताई, जिसपे वो अग्री करके रिकॉर्ड करने वाले हैं और स्कोप डिफाइन करने वाले, वो सारे जो भी टर्म्स है वो के लिए, वो सारी चीजों के लिए ऑडिटर और मैनेजमेंट के बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, म्यूचुअल एग्रीमेंट होना चाहिए। ओके, और जो अग्रीड टर्म्स है, क्या जो अग्रीड टर्म्स इंपॉर्टेंट है ना, जो अग्रीड टर्म्स है ना वो सारे आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में जो रिटर्न फॉर्म में होगा उसमें रिकॉर्ड करने हैं। ओके, या तो कोई दूसरे सुटेबल फॉर्म ऑफ रिटर्न अग्रीमेंट में रिकॉर्ड करना है। तो जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है ना वो कौन भेजता है, ऑडिटर अपने क्लाइंट को भेजता है। इंपॉर्टेंट है, इसको वापस एक बार हाईलाइट कर लेना। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर कौन भेजता है, ऑडिटर अपने क्लाइंट को भेजता है। इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ऑडिटर एंड द क्लाइंट टू इश्यू एन एंगेजमेंट लेटर सो दैट द पॉसिबिलिटी ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग इज रिड्यूस्ड टू ग्रेट एक्सटेंट। क्या बताया इधर कि भाई इट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ बोथ द ऑडिटर एंड द क्लाइंट कि भाई वो दोनों इश्यू करे या प्रोवाइड करे एंगेजमेंट लेटर, ताकि जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना वो एकदम जीरो नील हो जाए। ठीक है, पर जनरली जो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर है कौन भेजता है, ऑडिटर अपने क्लाइंट को भेजता है, और इसमें क्या डिफाइन करता है, दोनों के इंटरेस्ट को, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग्स को, टर्म्स को डिफाइन करा जाता है। ठीक है, अब वो लेटर में क्या चीजें आती है वो इन डिटेल हम देखेंगे, जो हमने ऊपर एक बार तो पढ़ी है पर फिर भी इन डिटेल देखते हैं। तो क्या है कि भाई वो एंगेजमेंट लेटर जो आप बता रहे हो, जो ऑडिटर क्लाइंट को भेजते हैं, उसमें क्या चीजें आती है। ठीक है, क्या आता है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। भाई ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है और स्कोप क्या है, वो हमने देखा था ना फर्स्ट चैप्टर में भी। तो वो जो ऑडिट का ऑब्जेक्टिव और स्कोप है ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो भी एंगेजमेंट लेटर में हम डालेंगे। ठीक है, फिर दूसरा आता है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑडिटर। अब भाई टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में दूसरा पॉइंट क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस ऑडिटर को उस ऑडिट के रिस्पेक्ट में, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, वो ऑडिट के संदर्भ में ऑडिटर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो सारी आएंगी। फिर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो हमने ऊपर भी देखी है ना, वो सारी भी ऑडिटर एक बार रखेगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में। ठीक है, तो एंगेजमेंट लेटर में ना तो सिर्फ ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर मैनेजमेंट की भी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जो हमने ऊपर पढ़ी वो भी सारी आएंगी। ठीक है, फिर identification of applicable financial reporting framework for the preparation of financial statements। मतलब चौथा पॉइंट क्या है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो उसको आइडेंटिफाई करना कि भाई कौन सा एप्लीकेबल है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क इस पर्टिकुलर एंटिटी को, वो भी इसमें आएगा टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में। ठीक है, फिर लास्ट वाला क्या है कि भाई रेफरेंस टू द एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ एनी रिपोर्ट टू बी इशूड बाय द ऑडिटर एंड a statement that there may be circumstances in which the report may differ from its expected form and content। ठीक है, अभी इसके बारे में इन डिटेल जो रिपोर्ट का क्या फॉर्म रहेगा और क्या कंटेंट रहेगा, इसमें कौन से ओपिनियंस आते हैं, वो सब हम इन डिटेल तो चैप्टर नंबर 8 में बात करने वाले हैं। पर जनरली जो एंगेजमेंट लेटर है ना उसमें ऑडिटर सिर्फ इतना रेफरेंस दे देता है कि क्या एक्सपेक्टेड फॉर्म रहेगा और क्या रिपोर्ट का फॉर्मेट रहेगा। मतलब उसमें जो ओपिनियन रखूंगा ना मैं, उसका कौन सा ओपिनियन रखने वाला हूँ, उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म, मतलब एक्सपेक्टेड पहले से बोलते हैं ना एक्सपेक्टेड फॉर्म बता देते कि ऐसा होगा, ये वाला अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगा तो उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड ओपिनियन, उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट बताते हैं, या फिर कुछ और होने वाला है तो उसका एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट बता देते हैं, कहाँ पे, रिपोर्ट में बता देते हैं। ठीक है, और एक स्टेटमेंट भी देते हैं साथ में, बहुत इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना, क्या कि एक स्टेटमेंट भी देते हैं कि भाई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं, देयर मे बी सर्कमस्टांसेस इन विच अ रिपोर्ट में डिफर फ्रॉम इट्स एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट। जहां पे जो रिपोर्ट है ना वो डिफर भी कर सकती है, ऐसे सर्कमस्टांसेस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो रिपोर्ट का फॉर्म और कंटेंट है, जो एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट था उससे डिफर हो सकता है, वो उससे अलग हो सकती है। ठीक है,
तो 5 चीजें थी। सबसे पहली टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट में 5 चीजें। सबसे पहली ऑब्जेक्टिव और स्कोप क्या रहने वाला है ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑडिटर की क्या है। तीसरी मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। चौथी भाई आइडेंटिफाई करना कौन सा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क एप्लीकेबल है, ठीक है, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, फिर लास्ट वाला फिफ्थ वाला भाई एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट रहने वाला है ना जो ऑडिट रिपोर्ट का, उसका नमूना, वो चीज उसमें आ देनी चाहिए। और एक साथ उसके साथ एक स्टेटमेंट भी देना है कि भाई सर्कमस्टेंसेस ऐसे एग्जिस्ट कर सकते हैं जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड फॉर्म और कंटेंट डिफर कर सकता है फ्रॉम द ओरिजिनल वन। ओके, if the law आगे क्या बताया, if the law or regulation prescribes in sufficient detail the terms of audit engagement, the auditor need not record them in written agreement except for the fact that such law or regulation applies and the management acknowledges and understands its responsibilities। ठीक है, क्या बताया कि भाई अगर लॉ और रेगुलेशन स्पेशली बताता है, सफिशिएंट डिटेल्स देता है फॉर द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, तो ऑडिटर को उसको रिकॉर्ड नहीं करना है इन रिटर्न अग्रीमेंट except for the fact that such law or regulation applies and the management acknowledges and understands its responsibilities। क्या बताया इधर, अगर पर्टिकुलर कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, अगर कोई भी एक्ट है जैसे XYZ कोई भी एक्ट है, वो बताता है कि भाई मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहेगी विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट, तो वो सारी चीजें आपको ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में दोबारा रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो सारी चीजें वापस रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, पर एक चीज तो रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, क्या, कि भाई वो लॉ और रेगुलेशन पर्टिकुलर जो भी बताया मैंने वो एप्लीकेबल है और मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक्नोलेज करता है, एक्सेप्ट करता है ना। इन डिटेल रिस्पॉन्सिबिलिटीज एक एक बताने नहीं बैठूंगा, पर ये बता दूंगा कि भाई जो लॉ और रेगुलेशन बताता है ना एप्लीकेबल है, उसके हिसाब से मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्नोलेज और एक्सेप्ट कर रहा है। ओके, अभी देखो इधर एक एग्जांपल देके रखा है एंगेजमेंट लेटर का, तो अपने पहले वो देखते हैं जस्ट एज अ रेफरेंस। ठीक है भाई, इधर क्या बताया कि पीजे श्रीमाली कंपनी चार्टेड अकाउंटेंट्स है, वो किसको दे रहे हैं ये एंगेजमेंट लेटर। मैंने बताया ना एंगेजमेंट लेटर इज टू बी सेंट बाय ऑडिटर टू हिज क्लाइंट, तो किसको दे रहे हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को दे रहे हैं ऑफ प्रिस्टिन प्रोडक्ट्स लिमिटेड। ओके, अब पहले पहले देखो क्या बताया एंगेजमेंट लेटर में, देखो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आया है ना, हमने देखा ना एंगेजमेंट लेटर में क्या क्या चीजें आती है, ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप आया है। देखो आपने रिक्वेस्ट की है दैट वी ऑडिट द फाइनेंस, वो लोग ने बताया था, मतलब जो प्रिस्टिन प्रोडक्ट्स लिमिटेड है उन्होंने बोला था पीजे श्रीमालियन कंपनी को कि भाई आप लोग ऑडिट करो हमारी कंपनी का। ठीक है, तो ये लोग पीजे श्रीमालियन कंपनी उनको एंगेजमेंट लेटर भेजती है जिसमें वो लोग बोलते हैं कि भाई आपने रिक्वेस्ट की थी हमें कि हम ऑडिट करें आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जो कंप्राइज करते हैं बैलेंस शीट एज इन दिस डेट, स्टेटमेंट ऑफ P&L, कैश फ्लो फॉर द ईयर एंडेड जो भी है, और नोट्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग समरी ऑफ सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज एंड अदर एक्सप्लेनेटरी इंफॉर्मेशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बोलते हैं ना उसमें इतनी सारी चीजें आती है, बैलेंस शीट बताइए, P&L बताया, कैश फ्लो स्टेटमेंट बताया, नोट्स आ जाते हैं, नोट्स टू अकाउंट्स जिसे आप बोलते हैं, फिर समरी भी होती है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज की जो एप्लीकेबल है। ठीक है, तो वी आर प्लीज, तो ये लोग क्या बोलते हैं, हम कंफर्म कर रहे हैं कि भाई हम एक्सेप्ट कर रहे हैं एंगेजमेंट एंड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दिस ऑडिट एंगेजमेंट बाय मींस ऑफ दिस लेटर। क्या बता रहे हैं एंगेजमेंट लेटर में कि भाई जो भी आपने रिक्वेस्ट की थी ना हमको ऑडिट करने के लिए, वो हम एक्नोलेज कर रहे हैं, वो हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और हम कंफर्म करते हैं कि भाई हम ऑडिट करेंगे आपके कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और वो कंफर्मेशन हम ये लेटर के थ्रू आपको सबमिट कर रहे हैं। तो द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर ऑडिट टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस, क्या बताया इधर, ऑब्जेक्टिव क्या है उनका, हमने पढ़ा भी है फर्स्ट चैप्टर में, रीजनेबल एश्योरेंस ऑब्टेन करता है कि भाई वेदर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एंड टू इशू एन ऑडिटर्स रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स आवर ओपिनियन। हमने पढ़ा है ना फर्स्ट चैप्टर में, ऐसे 200 जो ऑब्जेक्टिव बता रहा था, तो वही वाला ऑब्जेक्टिव इधर है। ठीक है, तो रीजनेबल एश्योरेंस हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस होता है पर वो गारंटी नहीं होता है। एंड ऑडिट फिर विल ऑलवेज डिटेक्ट अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हेन इट एग्जिस्ट। ठीक है, और क्या बताया कि भाई और गारंटी नहीं होती है रीजनेबल एश्योरेंस में कि अगर जो भी मटेरियल स्टेटमेंट है वो हमेशा डिटेक्ट हो ही जाएगी, उसकी गारंटी हम नहीं प्रोवाइड करते, पर हाई लेवल ऑफ एश्योरेंस देते हैं कि भाई हो तो जाएगी, पर हम गारंटी नहीं देते हो ही जाएगी। ठीक है, हो जाएगी और हो ही जाएगी में फर्क है। ओके,
तो भाई मिस स्टेटमेंट्स क्या बताया है, मिस स्टेटमेंट्स अराइज हो सकते हैं फ्रॉड और एरर से और कंसिडर्ड करे जाते हैं मटेरियल अगर वो इंडिविजुअल एंड एग्रीगेट रीजनेबली बी एक्सपेक्टेड टू इन्फ्लुएंस द इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स टेकन ऑन द बेसिस ऑफ दिस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये वाला पॉइंट हम इन डिटेल चैप्टर नंबर 3 में देखेंगे, पर मतलब इतना बताया इधर कि भाई जो मिस स्टेटमेंट्स है वो अराइज हो सकते हैं और मिस स्टेटमेंट कब मानी जाएगी वो बताया है। ओके, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर वाला केस आ जाता है। पहले ऑब्जेक्टिव और स्कोप में आपने देखा इतनी सारी चीजें बताई, अब ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है वो इन डिटेल बताइए। बताया इधर कि भाई हम कंडक्ट करेंगे ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस, ओके, issued by ICAI। फिर जो स्टैंडर्ड्स जो रिक्वायर करते हैं ना दैट वी कंप्लाई विद एथिकल रिक्वायरमेंट्स, और हम कंप्लाई करते हैं एथिकल रिक्वायरमेंट्स के साथ। फिर एज अ पार्ट ऑफ एन ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसएस वी एक्सरसाइज प्रोफेशनल जजमेंट एंड प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म मेंटेन करते हैं थ्रू आउट ऑडिट। हमने जो 11th चैप्टर में फर्स्ट चीजें देखी ना, प्रोफेशनल जजमेंट और प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म, तो बोल रहे हैं वो लोग कि भाई एक्नॉलेज करते हैं हम ये सारी चीजें फॉलो करते हैं, मेंटेन करते हैं, ठीक है। फिर हम जो ऑडिट कंडक्ट कर रहे हैं वो इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग है जो आईसीआई ने इशू किए हैं, ओके। फिर बता रहे हैं कि भाई ऑडिटर उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या है उसकी, तो आइडेंटिफाई और असेस करेगा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और ये सारी चीजें आप इन डिटेल ऑडिट में पढ़ोगे। फिर ऑब्टेन करेगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इवैल्यूएट करेगा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, फिर कंक्लूड करेगा एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द मैनेजमेंट्स यूज ऑफ ऑनगोइंग गोइंग कंसर्न बेसिस, फिर इवैल्यूएट करेगा ओवरऑल प्रेजेंटेशन स्ट्रक्चर एंड कंटेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर इधर क्या बताया है मेन इंपॉर्टेंट चीज कि बिकॉज ऑफ द इनहेरेंट लिमिटेशंस, जो इनहेरेंट लिमिटेशंस थी ना, अरे हमने देखी थी ना इनहेरेंट लिमिटेशंस, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, नेचर ऑफ ऑडिटिंग, फिर प्रॉपर डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप देखी तो थी इंटरनल इनहेरेंट लिमिटेशंस में। तो क्या बता रहे कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशंस की वजह से टुगेदर विद द लिमिटेशंस इनहेरेंट लिमिटेशंस ऑफ इंटरनल कंट्रोल, कि भाई एक अनअवॉइडेबल रिस्क आ जाता है कि that some material misstatement may not be detected even though the audit is properly planned and performed in accordance with SAS। बहुत अच्छे से बताया इधर, वो पहले ही बता देता है कि भाई इनहेरेंट लिमिटेशंस जो है ना ऑडिट की उसकी वजह से, और जो इंटरनल कंट्रोल जो कंपनी में है उसकी इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से जो मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वो कई बार डिटेक्ट नहीं करी जा सकती है, नहीं पकड़ी जा सकती है जो गलती है वो, तो वो अनअवॉइडेबल रिस्क है। मतलब हो सकता है कि भाई ये गलतियों के इनहेरेंट रिस्क की वजह से हम नहीं पकड़ पाते हैं, कई बार मटेरियल मिसस्टेटमेंट नहीं डिटेक्ट कर पाते, इवन दो आपने ऑडिट अच्छे से किया है, अच्छे से प्लान और एग्जीक्यूट किया है, तो ऐसा हो सकता है, ओके। और फिर आगे बताते हैं हम कौन से सेक्शन में, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ मैनेजमेंट वाले सेक्शन में। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव स्कोप देखा, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज रहती है वो देखा, भाई इसने क्या पहले से ही वार्निंग चेतावनी दे दी, डिस्क्लेमर दे दिया, वो भी देखा हमने। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या मैनेजमेंट की रहती है ना, वो वाला सेक्शन आता है। इसमें क्या है कि भाई ऑडिट जो है ना वो कंडक्ट किया गया ऑन द बेसिस ऑफ दैट द मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट दोस विद गवर्नेंस एक्नॉलेज और अंडरस्टैंड करते हैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। और किसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रिपरेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कैसे जैसे कि वो ट्रू और फेयर व्यू रिफ्लेक्ट करे। फिर responsibility for the selection and consistent application of appropriate accounting policy, for responsibility for making management judgments and estimates जो कि reasonable है और prudent है। मतलब जो भी मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है ना प्रिपरेशन और प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, वो बताया है इधर, ठीक है। फिर दूसरा कि भाई इंटरनल कंट्रोल जो मैनेजमेंट समझता है जरूरी है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि फ्री है फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, ये वाला पॉइंट। फिर जो हमने ऊपर पढ़ी थी ना रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जो ऑब्जेक्टिव में बताई थी, जो ऑडिटर कैसे डिटरमाइन करेगा प्री कंडीशंस है कि नहीं, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज आती है, तो वो वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज आई हुई है, बताइए इधर। फिर वो एक्सेस देने वाला, फिर एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला, फिर अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। फिर अभी देखो इधर है ना एक और चीज आती है, इधर है ना एंगेजमेंट लेटर में ऑडिटर फीस भी बता देता है कि भाई आर फीस बिल फॉर डैश 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 प्लस एप्लीकेबल टैक्सेस एंड आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेस विल बी रेज्ड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ ऑडिट वर्क। मतलब कंप्लीट काम हो जाने के बाद हम फीस जो भी एज पर दे काम हम मांगेंगे, ठीक है। फिर रिपोर्टिंग क्या बताया इधर, हम रिपोर्ट किसको करेंगे, मेंबर्स को, है ना। आपने देखा था ना पार्टीज देखी थी ना एंगेजमेंट की, रिस्पॉन्सिबल पार्टीज कौन कौन सी होती है, थ्री पार्टी रिलेशनशिप हमने पढ़ा था ना फर्स्ट चैप्टर में।
practitioner, intended users or रिस्पॉन्सिबल पार्टी फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, वो तीन चीजें देखी थी, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। तो भाई इंटेंडेड यूजर्स को आप रिपोर्ट भी तो करोगे ना, तो इधर वही है, कौन है इंटेंडेड यूजर्स, मेंबर्स है ना प्रिस्टीन प्रोडक्ट्स लिमिटेड के, जिन्होंने अपॉइंट किया था, वो लोग को आप रिपोर्ट करोगे कि भाई वेदर इन आवर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन के हिसाब से जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है जो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से है, वो ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं कि नहीं, इन कंफर्मिटी विद द अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जनरली एक्सेप्टेड इन इंडिया ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ठीक है, डैश एंड डैश डेट, और उसका प्रॉफिट एंड लॉस, उसका कैश फ्लोज, वो भी सारा बताएंगे हम। ओके, फिर फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ आवर रिपोर्ट में नीड टू बी अमेंडेड इन द लाइट ऑफ ऑडिट फाइंडिंग्स, क्या बताया है कि जो फॉर्म और कंटेंट रहने वाला है ना हमारा ऑडिट रिपोर्ट का, वो डिफर भी कर सकता है एक्सपेक्टेशन से, बिकॉज ऑफ सर्कमस्टांसेस एंड कंडीशंस, है ना, सिचुएशंस, उसकी वजह से। फिर प्लीज साइन एंड रिटर्न द अटैच कॉपी ऑफ दिस लेटर टू इंडिकेट योर एक्नॉलेजमेंट ऑफ एंड अग्रीमेंट विद द अरेंजमेंट्स ऑफ आवर ऑडिट ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग आवर रिस्पेक्टिव रिस्पांसिबिलिटीज। क्या बताया इधर नीचे कि भाई प्लीज एक्सेप्ट करे, साइन करे और रिटर्न करे ये एंगेजमेंट लेटर की कॉपी टू इंडिकेट योर एक्नॉलेजमेंट, ताकि आपका एक्नॉलेजमेंट मिल सके और अग्रीमेंट मिल सके, हम अग्री कर पाए साथ में with the arrangements of the audit of the financial statements including including our respective responsibilities। क्या बोलते हैं भाई, इसको भी आप साइन करके रिटर्न करो एंगेजमेंट लेटर को, जिसमें आप हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो भी बताओ, मैनेजमेंट को बोल रहे हैं ऐसा, और ऑडिट एंगेजमेंट के लिए हमारा जो अग्रीमेंट है, जो एक्नॉलेजमेंट है, उसको भी आप एक्सेप्ट कर लो। ओके, फिर पीजे श्रीमालियन कंपनी देती है ये फॉर्म का रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, फिर नीचे सिग्नेचर और मेंबर का नाम और डिजिग्नेशन होता है। ओके, तो एंगेजमेंट लेटर का हमने पूरा कॉपी देखा एक, है ना, तो ये होता है एंगेजमेंट लेटर। ओके, सो नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई क्या होता है जब प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं होती है, फिर लिमिटेशंस देखेंगे और बहुत सारी इन डिटेल चीजें देखेंगे। और एक और चीज हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं कि भाई जो फॉर्म और कंटेंट के था एक्सपेक्टेड रिपोर्ट का, वो उसमें इन डिटेल हम डिस्कशन करेंगे। ओके, सो आज के लेक्चर्स के लिए इतना ही, और टिल देन टेक केयर, बाय बाय।